नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो आज हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्लेसिंग फाउंडेशन के संस्थापक अमित चौहान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ब्लेसिंग फाउंडेशन की ट्रस्टी कविता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में, जानेंगे किस तरीके से ये एनजीओ है, लगातार काम करती आ रही है। कोरोना संकट काल के समय में जब ये स्थापित हुई, आगरा में चलना इसने शुरू हुआ, नोएडा में ये 2018 में एनजीओ की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये आगरा पहुंची और किस तरीके से आगरा में इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। सर, सबसे पहला सवाल, 2018 में आपकी एनजीओ नोएडा में स्थापित हुई, उसके बाद आप आगरा आए, आखिर आगरा आने का क्या मकसद रहा? मैम, एक्चुअली 2018 में मैंने जो एनजीओ रजिस्टर्ड कराई, उससे पहले मैं सोशल वर्क करता था। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैम उनके लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बहुत ऑप्शंस मतलब ऑब्जेक्शंस उठाते हैं लोग। तो इस वजह से मैम हमने दिल्ली से रजिस्टर्ड कराया ताकि मैं ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर सकूँ, पूरे देश में वर्क कर सकूँ। आगरा आने का मकसद नहीं था एक्चुअली। आगरा तो हम लोग आना ही चाहते थे, हम तो पूरे देश में ही वर्क करना चाहते हैं। तो एक्चुअली नोएडा से हमने रजिस्टर्ड दिल्ली से हुआ है, तो नोएडा में हम लोग रह रहे हैं और सारा वर्क भी हमारा नोएडा से चल रहा था। उसके बाद सेकंड ब्रांच मैंने आगरा में इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम अपने सबसे पहले घर को स्टार्ट और अच्छे से स्टार्ट हम कर सकें। मतलब घर को, जो हमारा घर है वो सबसे सब बेटर हो सके। एंड जब हम ठीक होंगे, हमारा घर ठीक होगा, तो हम पूरे देश को ठीक कर सकते हैं। तो सीधी सी बात मैम ये है कि पहले हमने अब आगरा को चूज़ किया है। अब आगरा जब हमारा आगे बढ़ेगा तब हम आगे कुछ कर सकते हैं आगे के लिए। 2018 में जब आपकी एनजीओ की वहाँ पर नोएडा में शुरुआत हुई, तो क्या पहला थॉट आया, किस तरीके से आप लोग अपनी एनजीओ को आगे बढ़ाएंगे? और जब आप लोग आगरा आए तो क्या परिवर्तन आपको वहाँ से यहाँ तक आने में नजर आए? नोएडा में एक्चुअली क्या है कि मैम, जो हमारे साथ के जो दोस्त वगैरह थे, भाई वगैरह हैं, हम उन लोगों से फंड इकट्ठा करते थे। उन लोगों के लिए जो हमारे एक्चुअली में जो एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम उन लोगों तक खाना पहुंचाते थे। एंड वहाँ से आगरा आने का तो मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि आगरा ही है, पूरे देश में ही हमारी गरीबी है। तो मैं चाहता था कि आगरा अपना घर है। मैं आगरा से ही बिलोंग करता हूँ मैं एक्चुअली में। तो मैं चाहता था कि हमारा सबसे पहले आगरा सबसे बेस्ट हो, उसके बाद हम आगे चल के पूरे देश के लिए काम करें। कविता जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जब ये एनजीओ आगरा में आई तो किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? क्योंकि लमसम कोरोना संकट काल का टाइम चल रहा था जब आपकी एनजीओ स्टैब्लिश हुई। तो इस दौरान कई ऐसी संस्थाएं रही हैं आगरा में जो स्टैब्लिश हुई हैं। कोरोना संकट काल का जब समय रहा है, कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने एनजीओ तैयार करी है अपनी, और बहुत नाम उन्होंने कमाया है। कह सकते हैं कि इस कोरोना संकट काल में लोगों के पास शायद खाने की कमी उतनी नहीं रही, क्योंकि एनजीओ ने बहुत ज़्यादा मदद उनकी करी। ऐसे में आप खुद को उन एनजीओ से कैसे अलग मानती हैं? मैम देखिए, जब हम लोग आगरा आए थे तो आगरा में जब हमने शुरुआत की तो उसके बाद में थोड़े टाइम बाद ही कोरोना संकट आ गया था, जिसमें हम लोगों ने भी लोगों तक जो आपका खाद्य सामग्री है वो उन लोगों तक हमने मुहैया कराई थी। और भी जैसे आपने बोला कि और भी जो एनजीओज़ थे उन लोगों ने काम किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे आगरा में जिन लोगों ने उन लोगों तक भोजन पहुंचाया। लेकिन मैम देखिए, सभी लोग इस्टेब्लिश हुए नहीं हुए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमारे एनजीओ ने पूरी तरीके से कोशिश की कि हम उन लोगों तक हर चीज़ को मुहैया कराएं, जैसे उनका खाना हो गया, मास्क एंड सैनिटाइज़र। क्योंकि जो आपके स्लम एरियाज़ होते हैं या जो सड़कों पे रह रहे लोग होते हैं, उन तक ये सारी चीज़ें, या वो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग आज भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग रात के टाइम पर डेली फूड डोनेशन हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हमारा पूरे संजय प्लेस में चलता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का हम लोग काम कर रहे हैं। सक्षम के अंदर हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हेल्थ केयर में हम एक कैंसर पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा एनजीओ क्या है कि एक रूट कॉज पर चल रहा है, एक जो हमारे सोशल रूट कॉजेज़ हैं हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। सर, जो भी संस्था होती है, सबसे बड़ी चीज़ उसको आगे चलने के लिए, बढ़ने या किसी की भी मदद करने के लिए फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। अगर फंड की बात करी जाए तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं इसको? देखिए मैम, कुछ हमारे अलग से सोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, वो लोग करते रहते हैं, मंथली डोनेट करते हैं। हमें इतना हो जाता है कि मैम हम लोगों तक जो मदद पहुंचाना चाहते हैं हम आसानी से पहुंचा लेते हैं। तो बाकी गवर्नमेंट से तो हमें कोई फंड नहीं आ रहा है, आप जैसे लोग ही फंड हमें दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ तक चल रहा है। बाकी का हमारे खुद के पर्सनल एफर्ट्स हैं जो भी करते हैं हमें।
जी जी, कई ऐसी एनजीओज़ हैं जो एनजीओ का काम करती हैं, लेकिन एनजीओ की आड़ में कई ऐसे खेल भी चलते हैं जो कई गलत चीज़ों को भी आगे बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में आप खुद की एनजीओ को कैसे अलग रख पाते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली आपने सही कहा है, ये एनजीओ बहुत गलत भी करते हैं और एनजीओ एक्चुअली में बदनाम भी हैं। हमारा ब्लेसिंग फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, इसको एनजीओ का नाम भी दे सकते हैं हम। आप हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, हमारे फ्लोर पर जब भी हम वर्क करते हैं हम एक अलग, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आगे चल के हम कुछ बेहतर और बेस्ट चीज़ करना चाहते हैं। जस्ट लाइक हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी टॉयलेट्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम, एंड गौशाला स्टार्ट करने वाले हैं हम कुछ टाइम के बाद। एंड सर्दियों का टाइम आ गया मैम, तो हम कुछ लोगों तक जो क्लोथ्स वगैरह हैं, अब जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, तो मैम हम उन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि हम अलग हैं उन लोगों से, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ऐसा अनाथालय है जिसकी आड़ में हम कुछ काम कर सकें, कुछ गलत काम करते हों। तो ऐसी सारी चीज़ें मैडम, सारी चीज़ें दूर हैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल। सर्दियों का आपने बात करी, जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है, तैयारी भी हर एनजीओ अपनी तरफ से करता है, तो आपने अपनी तरफ से क्या खास तैयारियां इस बार कर रहे हैं? मैम, हमारे पास कम से कम 1000 लोगों तक के लिए क्लोथ्स हैं, जो एक्चुअली में हम ये नहीं कहेंगे कि एक सिविल लगाया और आओ और ले जाओ। हम जो लोग फुटपाथ पर लोग जो सोते हैं रात को, हम उनके पास कपड़े पहुंचाएंगे, पहनने के कपड़े होंगे प्लस ओढ़ने के कपड़े होंगे, ये सारी चीज़ हम उन तक पहुंचाएंगे। और हम खुद जा जाके करते हैं। आप शाम को देख सकते हैं जो फूड डोनेट होता है मैं खुद जाके करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी टीम से नहीं कराना, अपनी टीम से नहीं कराना, मुझे खुद जाके करना होता है, तो मैं खुद जाके करता हूँ। इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं सोर्स काम करते हैं, तो आपका वो सोर्स क्या है जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा? या खाने की बात हो जाए, कपड़ों की बात हो जाए, एजुकेशन की बात हो जाए, तो ये जो आपके पीछे का सोर्स है आखिर वो है कौन? मैम, सोर्स तो एक्चुअली बनाने पड़ते हैं, और मैंने खुद अपनी, हमारी टीम है ब्लेसिंग फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं, जो कि हर रोज़ हम फ़ोन करते हैं उन होटल्स वालों को। कुछ होटल्स वाले जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो शाम के टाइम में हमें जो एंड का जो खाना होता है, जैसे कि हम सारे लोग जो होटल्स नॉर्मली कर देते हैं, तो वो खाना हमें प्रोवाइड करते हैं और हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड आपने बात की स्टडी की, स्टडी पे क्या है कि हम लोग अभी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराया तो आगे कंडक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है, हमने कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी रखी थी मैम। हमारा मेन मकसद ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस से जो अमाउंट आएगा, हम उन लोगों तक मदद पहुंचाएं जो एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो यही है। रजिस्ट्रेशन फीस की जैसे आपने खुद ही बात करी है, 250 रुपये शायद आपने लमसम रजिस्ट्रेशन फीस जो रख रखी है, लेकिन ऐसे में जब वो गरीब तबके का बच्चा निकल कर आता है, पढ़ाई की उसको ज़रूरत होती है, ऐसे में आखिर वो 250 रुपये लाएगा तो लाएगा कहाँ से? देखो, जो गरीब लोग होते हैं मैम, हम उन तक क्या है, हमारी टीम जाती है, अगर वो बोलते हैं कि सर हम 250 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग एक्चुअली, हमने जो आपने 250 रुपये देखे मैडम, हमारे सबसे पहली चीज़ मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि हमने जो प्राइज मनी रखी हुई है वो है 51,000, 31,000 एंड 21,000। अब जो स्कॉलरशिप को, जो प्राइस को, जो बच्चा होशियार होता है, जो जीतेगा, वो सीधी सी बात है मैम, उसके पास पैसे पहुँचेंगे और वो अपनी 1 साल की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकता है मैम। एंड अब जो बच्चा 250 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम क्या करते हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं खुद जाता हूँ, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता, हम उनकी देखते हैं बैकग्राउंड को, वो एक्चुअली में नहीं कर पाता है, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं एंड वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और कई बच्चों ने किया भी है और आगे करने वाले भी हैं। जी मैम। कोरोना काल की अगर बात करी जाए, जैसे फूड का आप जब जाते हैं देने में, तो आपको किन किन सावधानियों के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जो है अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है, आपको सामने वाले की सुरक्षा पे भी पूरा ध्यान रखना है। ऐसे में आपकी एनजीओ कैसे काम कर पाती है? मैम देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे एक जो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखें। और जो स्ट्रीट पर लोग रह रहे हैं, तो अगर आप उनकी बात करते हैं, और क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शायद उन लोगों को इस सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भी नहीं पता है ना। उन लोगों को नहीं मतलब है कि उनको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनको कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, उनको बस फ़र्क पड़ता है कि उनको भूख कितनी लग रही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको ये चीज़ बताएं, अवेयर करें इस चीज़ से। मास्क हम लोग साथ लेकर जाते हैं, जिसके पास मास्क अवेलेबल नहीं होते हैं और मोस्टली नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको खाने के साथ साथ मास्क भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। और कहीं ना कहीं उनको हम ये चीज़ बताते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप इस वक्त पर अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं
तो वहाँ पर अपने आप को किस तरह से सैनिटाइज़ करें, किस तरह से, अगर उनके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो अपने हैंड वॉश करके आप हर चीज़ को यूज़ करें, या जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनको ठीक से यूज़ करें। और हम लोग जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह से हमारे पास जो फूड आता है वो प्रॉपर्ली पैक्ड आता है, पर पर्सन के अकॉर्डिंग उनके पास से आता है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि अनटच्ड होता है और वो उन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। तो हम लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम उन्हें खाना प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत एक साफ़ सुथरे वे में उसको हम लोग उन तक पहुँचाएँ। कोई ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही आपके पास आते हैं, एनजीओ की तरफ आपके आगे हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मतलब हमें भी साथ लीजिए, तो क्या रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है आगरा शहर की अगर बात करी जाए? 8 महीने करीब आपको होने को हो चुके हैं आगरा में आए हुए, ऐसे में क्या बदलाव आपने देखा है एनजीओ के अंदर कि लोग आ रहे हैं, सपोर्टिव हो रहे हैं आपकी एनजीओ की तरफ? जी मैम, ऐसे हमारे साथ में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि खुद से अब हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमने जो फ्लोर पर जाकर जो वर्क कर रहे हैं इस समय पर, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को हमारे बारे में अवेयरनेस हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं फूड डोनेशन का, तो फूड डोनेशन के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स या जो आपके मैरिज होम्स हैं उन लोगों ने खुद से हमें कांटेक्ट किया कि हमारे पास खाना अवेलेबल होता है और 50-60 लोगों का खाना हमारा वेस्ट जाता है, तो आप खुद हमारे पास आइए, हम अपना जो खाना है जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको डोनेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वाले खुद हमें कॉल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमसे एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा एज एन एनजीओ हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। अमित जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, एनजीओ जो आप चला रहे हैं इसमें कितनी बड़ी टीम है आपको और कैसे तरीके से आप इसको मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली हमारे पास जो टीम है वो है 50+ में टीम है, जो कि वॉलंटियर हैं, हमारे आगरा में वर्क कर रहे हैं, नोएडा में भी वर्क कर रहे हैं एंड दिल्ली में भी हैं और अब तो हमारे पास इलाहाबाद से भी जुड़ने वाले हैं कुछ लोग। तो हमारी ये टीम है और बेहतर से बेहतर वर्क करती है। जो लोग अपने जो ओल्ड डोनेट जो फूड होता है एंड आपके क्लोथ्स होते हैं तो हम उन तक पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलेंगी मैम। जी, अगर आपकी संस्था की बात करी जाए, कोरोना संकट काल से जब से आपकी संस्था आगरा में आई है, संस्थाएं हैं जो इस्टेब्लिश हुई हैं, बनी हैं, और आपकी भी कह सकते हैं कि इसी ड्यूरेशन में आपकी अच्छा काम चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसे में कई संस्थाएं जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं इस टाइम, लेकिन आपकी जो है अभी चल रही है, तो क्या है आपकी एनजीओ का भविष्य अगर देखा जाए तो किस प्लेटफॉर्म पे अब आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैम प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं लोगों के पास, लेकिन हमारा जो मेन है, जो एक्चुअली ज़रूरतमंद हैं हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनके पास एक्चुअली ना रोज़गार है और ना उनके पास खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो हम उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। जस्ट लाइक हम एक टॉयलेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पे टॉयलेट्स हैं आगरा के अंदर, मैंने भी देखा है, बहुत कम है, रेयर केसेस में है, और जो भी हैं उनमें ताला लगा पड़ा है। अब लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे ही जाते हैं, तो ये बहुत गंदा मैसेज है। तो हम उसके लिए टॉयलेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। एंड गौशाला, लोगों के पास जगह जगह में, आप सब लोगों ने देखा होगा गौशाला जगह जगह खुली पड़ी है, लेकिन फिर भी रोड पे गाय हमारी आके वहाँ पे कचड़ा खाती हैं। आप हमारी वेबसाइट पे ये भी चीज़ देख सकती हैं, गाय कचड़ा खाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम गौशाला भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, अगर आप लोगों की वो रही मेहरबानी रही तो मैम। एंड काम को लेके हम एक छोटा सा एक हैंड मटेरियल कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रोड पे लोग जो रहते हैं, जिनके पास ना रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं, घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उनको एक रोज़गार प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी। ये भी करने वाले हैं, मतलब 1-2 महीने के अंदर कर देंगे स्टार्ट, सर्दियों में ही। तो वो लोग आगे अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, उनके पास 4 पैसे भी आएंगे, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं वो। यही हम चाहते हैं, यही हमारा मकसद है। कविता जी, जैसे आपने बताया कैंसर पेशेंट की भी आप शायद मदद कर रहे हैं, आपकी एनजीओ आगे बढ़ रही है, तो किस तरीके से आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कुछ आप उनके लिए कर पा रहे हैं? आने वाले समय में कैंसर पेशेंट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? मैम, जो जिस कैंसर पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, उस कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आज के यूथ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, तो हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। एक नहीं, कई कैंपेन हमने उनके लिए चलाए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग कैनोपी के थ्रू जो डोनेशन है वो रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर,
और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि उन तक हम लोग किसी भी तरीके से मदद मुहैया करा सकें, क्योंकि इस समय उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि कैंसर पेशेंट हैं, ओरल कैंसर है, उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए और वो हॉस्पिटल में ना होकर अपने घर पर हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, जिससे कि उनकी जो थेरेपीज़ हैं, जो उनके ट्रीटमेंट है, वो शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लोगों से कॉल करके कैनोपीज़ और कैंप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगरा से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मदद मिले। और ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो हमें ही दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग चाहते हैं, हम लोगों ने सभी जगह पर यही हमने बोला हुआ है कि अगर आप लोग ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या किसी भी डॉक्टर के थ्रू उनका आप ट्रीटमेंट या एडमिट कहीं पर कराना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उनको करा दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे एनजीओ का कोई फ़ायदा नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि किसी की एक की जान बच जाए, किसी के घर का बेटा ना जाए, उसको हम एक ऐसी महामारी जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी हम लोग जानते हैं कैंसर, उससे हम लोग उनको बचा लाएँ। अमित जी, जैसे फ़ंड की अगर दोबारा हम फ़ंड पर लौट के आते हैं, फ़ंड की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जब आप लोग के पास फ़ंड आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है, पारदर्शिता की अगर बात करी जाए तो कितनी पारदर्शिता आपके इस फेडरेशन में है, इस फाउंडेशन में है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आया कि मतलब कुछ ऐसे हमारे फ़ंड का या गलत यूज़ हो रहा है, या कितनी पारदर्शिता के साथ आप लोग इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो फंड है, मैं पहले तो ये बात करूँगा आता कहाँ से और हम करते कैसे हैं। फंड जो है मैम, हमारे पास एक्चुअली कुछ लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं, जस्ट लाइक छोटे छोटे से एनजीओ जान पहचान में हैं तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि आपका 5,000 10,000 नॉर्मली चीज़ें सपोर्ट करते हैं बस वो। एंड जस्ट अभी मैम ने बताया कि कैंसर पीड़ित जो हैं उनके लिए एक्चुअली फंड नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है मैम कि उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हमें भी बड़ा बुरा सा फील होता है। हम खुद चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाए, बट कुछ चीज़ें थी, मेडिसिन वगैरह, जो कि हमने उनको प्रोवाइड की मैम। अब जितना हम कर सकते हैं, जितना हमें लगता है कि हम इतना ही कर सकते हैं, उतना हमने किया। अब हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कैसे भी करके उन लोगों तक, उस कैंसर पीड़ित तक कैसे भी करके अपनी मदद पहुंचाएं। हमें आपके एक पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन लोगों तक कैसे भी करके मदद पहुंचाइए प्लीज़। मदद की जैसे आपने बात करी है, आप लोग गरीब बच्चों के लिए खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख लेता है और उसका भविष्य की जब बात करी जाए तो भविष्य के लिए आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? अगर किसी के अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है, उसको अगर आप निखारना चाहते हैं तो कैसे आप उसका भविष्य संवारेंगे? अगर मान लीजिए मैम किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो हम ये चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी के अंदर टैलेंट है, लाइक अगर कोई अच्छा सिंगर है तो हम उसको ट्रेन कराएंगे, या कोई एजुकेशन में या किसी का शार्प माइंड है तो हम उसको कोचिंग्स के थ्रू या अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की जैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं उसकी। और जिस भी तरीके से हम लोग उसकी मदद कर सकेंगे और हम लोग से जितना हो सकेगा हमारे एनजीओ के थ्रू हम लोग उतनी ही उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्लेसिंग फाउंडेशन के संस्थापक अमित चौहान और कविता जी, जिनसे हमने बेबाकी से काफ़ी सवाल पूछे और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए। तो बने रहिए आप लोग प्रातः दर्पण के साथ और देखते रहिए प्रातः दर्पण। नमस्कार।